अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होपफुली बेटा आप सब खैरियत से होंगे। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे द क्रिस्टल सिस्टम। उसके फर्स्ट 4 कंपोनेंट्स हम पढ़ चुके थे, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, rhombohedral. Now the fifth one is hexagonal, and hexagonal system is in which two sides are equal to one another, but third side is different. A equals to B, but B is not equals to C. Alpha equals to beta equals to 90 degree, but gamma equals to 120 degree. बड़ा क्लियरली इसके बारे में आपको बताया गया। ना तो ये कहा गया ग्रेटर है, ना ये कहा गया लेसर है। इसकी अगर एग्जांपल्स देखी जाएं, इसकी एग्जांपल है ग्रेफाइट, स्नोफ्लेक्स, यस स्नोफ्लेक्स एंड क्वार्ट्स। क्वार्ट्स किसे कहते हैं? डिफरेंट टाइप of glass pieces which is used in the instrument making, lens making, और अगर मैं आसान लफ्जों में कहूँ दैट इज सैंड और सिलिका, जिसके बगैर ये काम नहीं हो सकता। और अगर इसकी डायग्राम मैं आपके सामने ड्रॉ करूं, मैं इसके क्रिस्टल से रिलेटेड बात कर रही हूं। और इसके अंदर हेक्सागोनल रिंग आपको क्लियरली नजर आ रही होगी। नंबर ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम आर अरेंज्ड विद ईच अदर। लेकिन ये जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ ना, दिस इज द layers of different hexagonal rings which are held together with weak forces of attraction. इसलिए कहते हैं कि ग्रेफाइट इज सॉफ्ट वाइल डायमंड इज हार्ड। सही, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन एक्चुअली ये एक हेक्सागोनल रिंग से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप सिर्फ एक कॉर्नर भी अगर बना देंगे इसका, या एक साइड भी अगर बता देंगे, दैट्स इनफ फॉर। नेक्स्ट वन, मोनोक्लिनिक सिस्टम। Monoclinic system in which no any side is equal to one another. तीनों sides different. Alpha equals to gamma equals to 90, but beta is not equals to 90. इसका मतलब उससे greater होता है। लेकिन अगर मैं इसकी examples की बात करूं, first one copper sulfate 5H2O, second one sodium carbonate
10H2O। इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। एंड थर्ड वन एग्जाम्पल इज वेरी इंटरेस्टिंग, केन शुगर। द शुगर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द केन शुगर, जो गन्ने से हमें चीनी मिलती है, उसका जो क्रिस्टल है वो मोनोक्लिनिक सिस्टम है। मोनोक्लिनिक सिस्टम मीन्स इस पैटर्न पर वो अरेंज है। अगर आप इसके 3 डायमेंशनल पैटर्न देखेंगे तो आपको एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा सब जो है वो समझ में आता है, लेकिन ये आपके पास इस तरह अरेंज होता है इन फॉर्म ऑफ मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। सेवेंथ वन, ट्राइक्लिनिक। बहुत आसान। मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक दोनों एक दूसरे से मिलते जुलती शेप्स, सिर्फ माइनर सा फर्क ये है कि A इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C। इसमें भी तीनों साइड एक दूसरे की इक्वल है, बट अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा, इज नॉट इक्वल्स टू गामा, इज नॉट इक्वल्स टू 90। हर एंगल 90 से ग्रेटर हो सकता है। और अगर इसकी एग्जाम्पल ली जाए तो आप देखेंगे कॉपर सल्फेट 5H2 डुअल है। मोनोक्लिनिक में भी नजर आ रहा था आपको, ट्राइक्लिनिक में भी नजर आ रहा है। इसका मतलब थोड़ा सा फर्क अगर क्रिस्टल में होगा तो मोनोक्लिनिक, थोड़ा सा अगर एंगल में फर्क होगा तो ट्राइक्लिनिक। एंड नेक्स्ट वन एग्जांपल इज K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं उसे। The compound name is potassium dichromate. These are the 7 crystal systems. Cubic and triclinic both are opposite to each other. A cubic system contains equal sides and equal angles. Triclinic system contains unequal sides and unequal angles. इनके लिए आपको याद करने का तरीका प्रीवियस क्लास में भी सिखाया था, आज भी हम कुछ इसी से रिलेटेड जो है वो बात कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन इस टॉपिक के बाद जो हमें काम करना है दैट इज आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। कुछ बच्चे ये समझ रहे होंगे कि हमने ये टॉपिक पढ़ा नहीं है, इसको पढ़ने का सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें क्रिस्टल नेम आने थे और जब तक किसी बच्चे को क्रिस्टल नेम का आइडिया ना हो तो कभी भी आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म नहीं पढ़ सकता। एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आइसो मीन्स सेम, मॉर्फस शेप फॉर्म, इसका मतलब सेम शेप या सेम फॉर्म। पॉली डिफरेंट, and morphous means shape. Form. तो ये तो नाम का मतलब पता चला। Now the definition point of view. When two different substances have
same crystal system. They are called as isomorphous. And process is isomorphism. क्या कहा मैंने आपको, एक बार फिर से बता दूं। जब आपके पास दो डिफरेंट सब्सटेंसेस का सेम क्रिस्टल सिस्टम हो, फॉर एग्जांपल, पहले ही एग्जांपल बता दूं मैं आपको, सोडियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, दोनों डिफरेंट एलिमेंट से बने हुए हैं, आप कहेंगे यस। दोनों का केमिकल बिहेवियर एक दूसरे से डिफरेंट होगा, आप कहेंगे जी बिल्कुल, एक सोडियम फ्लोराइड है और एक मैग्नीशियम ऑक्साइड है। लेकिन जब हम इनका क्रिस्टल सिस्टम देखते हैं तो दे फॉर्म द सेम क्रिस्टल सिस्टम। यस, इन दोनों का क्रिस्टल सिस्टम क्या है, क्यूबिक, है ना इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं लेकिन दे बोथ आर इन ट्राइगोनल, यानी अगर मैं आपके सामने एक एवापोरेटिंग डिश के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स रखूं और एक के अंदर मैं सोडियम नाइट्रेट के, और आपसे कहूं बेटा देखकर पहचान लें, तो आप कहेंगे दे बोथ आर सिमिलर, आप देख के नहीं बता सकते जब तक आप उसे केमिकली ट्रीट ना कर दें। सिमिलरली जिंक सल्फेट and nickel sulfate, they are isomorphous to each other. Why? Just because they form orthorhombic crystals. When two or more than two different substances form same crystalline, अब आप सोचिए अगर मैं ये बात आपको पहले बताती जब आपको पता ही नहीं है क्यूबिक क्या होता है, ट्राइगोनल क्या होता है, ऑर्थोरॉम्बस क्या होता है, तो आप तो परेशान ही रहेंगे, कहेंगे ये कैसी बात है, हमें तो पता ही नहीं। तो क्या दो डिफरेंट सब्सटेंसेस जब सेम क्रिस्टल सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोमॉर्फस, और प्रोसेस क्या कहलाता है, आइसोमॉर्फिज्म। ओके, नेक्स्ट वन, द सब्सटेंस which can exist in more than one crystalline form. डेफिनेशन गौर से पढ़ेंगे, फर्क पता चल जाएगा। is called polymorphous. And process is called polymorphism. क्या मतलब है इस बात का, जब एक ही सब्सटेंस डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता हुआ नजर आए तो आप उसे क्या कहेंगे, यस, पॉलीमॉर्फस। एग्जाम्पल आपके सामने है, फर्स्ट वन एग्जाम्पल इज कार्बन। कार्बन डायमंड भी बना रहा है, कार्बन ग्रेफाइट भी बना रहा है, और ये आपके पास जिस क्रिस्टल सिस्टम में मौजूद था, आपको याद हो तो ये क्यूबिक, और डायमंड आपने किस, सॉरी ग्रेफाइट आपने किस में पढ़ा, हेक्सागोनल। दोनों किसके बने हुए हैं, कार्बन के, और दो डिफरेंट
क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी सब्सटेंस एक है लेकिन दो या दो से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्साइट सब्सटेंस नेम, आर्गेनाइट, कैल्साइट होता है ट्राइगोनल, और आर्गेनाइट होता है ऑर्थोरोम्बिक। Now next points are according to the properties. अगर हम आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस को देखें, they have different physical and chemical properties. ये आपकी बुक कहती है। अगर मैं इस पॉइंट को लिखूं, ये बात मैंने इसलिए आपको जानबूझ के बताई कि कुछ बच्चे बाद में बुक पढ़ के कहते हैं कि मिस ये तो वहां पे ऐसे लिखा हुआ था, आपने ऐसे लिखवा दिया। तो ये बात याद रखें, आपको मैंने क्या कहा था, फिजिकल अपीयरेंस दोनों की क्या होगी, सेम आप बता नहीं सकते। अगर NaFb क्यूबिक है और MgOb क्यूबिक है और मैं इसको मेल्टिंग पॉइंट पे लेके जाऊं तो यकीनन दोनों का सेम बिहेवियर होगा। दोनों के बिहेवियर सेम होने की वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने का मतलब ये है कि सोडियम फ्लोरीन, सोडियम फ्लोराइड में, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो दोनों का बिहेवियर टोटली क्या होगा, चेंज। तो फिर आप इस पॉइंट को कैसे लिखते हैं, जरा देखिएगा क्या लिख रहे हैं। They have same physical and different chemical properties. Next one, they have different, इनकी अपीयरेंस क्या होगी, डिफरेंट ना, डिफरेंट फिजिकल and same chemical properties. Now, in isomorphous solids, they have same empirical formula, yani number of atoms. They have same empirical formula.
एग्जाम्पल देखें, NaF एंड MgO, इस दोनों में कितने नंबर ऑफ एटम्स है? सोडियम इज 1, फ्लोरीन इज 1, Mg इज 1, ऑक्सीजन इज 1। इसका मतलब यहाँ रेशियो ऑफ एटम्स 1:1। कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम नाइट्रेट, calcium is 1, sodium is 1, carbon is 1, nitrogen is 1, oxygen is 3, oxygen is 3, 1:1:3। आप जिंक सल्फेट और निकल सल्फेट के लिए खुद निकालेंगे, what will be the atomic ratio? Yes, 1:1:4। ऐसी कोई कहानी नहीं है यहाँ पर जिसके लिए मैं आपसे कहूँ पॉलीमॉर्फस में कि they have the same empirical formula. No, they have different empirical formula. क्यों भाई? क्योंकि अरेंजमेंट ही अलग है। सही। नेक्स्ट, अच्छा एक बात बताएं, मैं अगर एक बीकर में सोडियम फ्लोराइड का सॉल्यूशन बना दूं और एक बीकर में मैग्नीशियम ऑक्साइड का बीकर बनाऊं, मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊं और उन दोनों को आपस में मिक्स कर दूं, और मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन है ना वाटर में ही डिसॉल्व किया होगा, मिक्स करने के बाद मैं उसे एवोपरेट कर दूं, सारा वाटर जो है वो क्या हो जाए? एवोपरेट। अब वहां पे क्रिस्टल्स बचेंगे, क्या हम उसे देख के पहचान सकेंगे कि कौन सोडियम फ्लोराइड है और कौन मैग्नीशियम ऑक्साइड है? हम उसे देख के नहीं पहचान सकते। इसका मतलब दे फॉर्म मिक्स क्रिस्टल्स। जब उनके सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाता है तो दे फॉर्म मिक्स क्रिस्टल्स। नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं इसे। बल्कि ऐसे लिखते हैं, व्हेन देयर सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड they form mixed crystals। जब तक आप उसे केमिकली ट्रीट नहीं करेंगे आप उसे पहचान नहीं सकते। they do not form mixed crystals। आप इनको तो कभी भी मिक्स नहीं कर सकते। बहुत सारी पेंसिल निब्स के दरमियान डायमंड का एक पार्टिकल डाल दें, आप आसानी से पहचान लेंगे क्योंकि उसकी अपीयरेंस ही डिफरेंट है। नेक्स्ट, दे शो प्रॉपर्टी ऑफ ओवरग्रोथ। प्रॉपर्टी ऑफ ओवरग्रोथ। ओवरग्रोथ का मतलब एक के ऊपर एक क्रिस्टल बनना शुरू हो जाता है। और यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। दे डू नॉट शो प्रॉपर्टी ऑफ ओवरग्रोथ। क्यों भाई? रीजन इज दिस, क्योंकि उनके क्रिस्टल्स ही एक दूसरे से डिफरेंट है। इनको डिफरेंसेस में लिखवाने की सिर्फ एक ही वजह है, 4 मार्क्स के लिए आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन नहीं, डिफरेंसेस आता है, आप इनके दरमियान डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप देखें आपके पास कितने पॉइंट्स बन, 1 2 3 4 5 6। सही। तो ये आपके पास एग्जाम्पल्स को हटाकर
आपके पास इतने नंबर ऑफ मौजूद हैं पॉइंट्स जिनकी बेसिस पर आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर किसी को प्रॉपर्टी ऑफ ओवरग्रोथ की बात समझ में ना आई तो ये बात याद रखें कि हम क्या करते हैं वहां पर बीकर में, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सोल्यूशन बना दूं, सही, एक सोल्यूशन मेरे पास मौजूद है बीकर में, एक सब्सटेंस का मैंने बनाया सैचुरेटेड सोल्यूशन, और दूसरे सब्सटेंस का क्रिस्टल मैंने यहां पर सस्पेंडेड फॉर्म में रखा। तो आप ये देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के कुछ पार्टिकल्स इस सस्पेंडेड पार्टिकल पे नजर आए। इसका मतलब अगर हम एक सब्सटेंस के क्रिस्टल को सस्पेंड करें दूसरे सब्सटेंस के सॉल्यूशन में तो हमें क्या नजर आएगा? यस, पार्टिकल्स नजर आएंगे उस सस्पेंडेड के ऊपर। पता चलता है कि यहाँ पार्टिकल्स मौजूद हैं। दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ ओवरग्रोथ। अगर इनको मौका मिले तो ये एक के बाद एक पार्टिकल बनाना शुरू हो जाते हैं। Now the next behavior of the solid is melting point, which is very easy. What is melting point? A temperature at which equilibrium is present, equilibrium balancing form in between solid and liquid phase. यानी जब आप किसी सॉलिड को हीट करते हैं और अगर वो प्योर है तो वो अपने प्योर होने की वजह से जिस टेम्परेचर पर लिक्विफाई होना शुरू कर देता है, यानी सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा होता है किसमें? लिक्विड। और जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नजर आते हैं दैट टेम्परेचर इज नोन एज, कैसे नजर आएंगे हमें? आधा सॉलिड आधा लिक्विड, दैट टेम्परेचर इज द मेल्टिंग। फैक्टर्स ऑन विच मेल्टिंग पॉइंट इज डिपेंड। आप मेल्टिंग पॉइंट सीखना जो है वो देखते हैं किसमें? वाले प्रैक्टिकल्स। मेल्टिंग पॉइंट को एक खास मेथड के जरिए, एक खास फिनोमेना के जरिए हम आसानी से लेबोरेटरी में देख लेते हैं। और ये भी याद रखिए मेल्टिंग पॉइंट इज नेसेसरी फॉर द प्योरिटी ऑफ एनी सॉलिड। अगर आप किसी सॉलिड की प्योरिटी को चेक करना चाहते हैं तो वहां पर आप उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करें। द फर्स्ट वन फैक्टर इज इम्प्योरिटी। ये बात याद रखें, जितना कोई सब्सटेंस प्योर होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना शार्प होगा। शार्प मतलब एग्जैक्ट। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड 801 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने इसमें जब कुछ इम्प्योरिटी मिला दी तो इट बिकम 600 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे एक बात तो पता चले, whenever impurity is added into a substance then the melting point decreases। इसका मतलब the greater the amount of
impurities in a substance जितनी ज्यादा impurities होंगी lesser will be the melting point. यानी सब्सटेंस जितना इम्प्योर होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही कम. यही वजह है melting point is used as criteria of purity of solids. सबसे आसान तरीका है किसी भी सॉलिड की प्योरिटी को चेक करना. लेकिन सेकंड जो फैक्टर यहां पे नजर आता है विच इज प्रेशर. यस, प्रेशर. लेकिन ये बात याद रखें, प्रेशर का इम्पैक्ट दो तरह से. सब्सटेंस एक्सपेंड ऑन मेल्टिंग. सॉलिड दो तरह के हो सकते हैं, एक वो जो मेल्ट होने पे एक्सपेंड हो. सब्सटेंस contract on melting. Substance expand on melting, substance contract on melting. यानी दो तरह के सॉलिड्स हो सकते हैं. तो इसका मतलब, इसे ध्यान से देखें, एमसीक्यूज में बहुत पूछा गया है. Those substances which expand on melting. expand का मतलब उनके दरमियान, पार्टिकल्स के दरमियान वाइडर स्पेस आ जाए. आप जानते हैं सॉलिड के दरमियान स्पेस नहीं होता. Those substances which expand on melting have a rise in melting point when pressure is increased. यानी अगर कोई सॉलिड, वो आपसे एग्जाम्पल से ये बात नहीं पूछता, अगर एग्जाम्पल आती भी है तो आइस से रिलेटेड ही आती है. अगर कोई सब्सटेंस मेल्ट होने पर एक्सपेंड होता है और आप उसका प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज हो जाए. Those substance which contract on melting, यानी वो श्रिंक हो जाता है. which contract on melting have a decrease in melting point
when pressure is increased. दोनों हालतों में प्रेशर इंक्रीज की ही बात। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिसपे सॉलिड और लिक्विड एट अ टाइम एग्जिस्ट करते हुए नजर आए। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर्स, impurities and pressure. Greater the amount of the impurity, lesser will be the melting point. That means the purity of any solid can be predicted on the basis of their melting point. अगर melting point किसी pure substance का अपने pure melting point value से कम आता है, इसका मतलब वहां पर impurities। लेकिन अगर आप प्रेशर को देखते हैं तो सब्सटेंसेस दो तरह के हो सकते हैं, एक वो जो मेल्ट होने पर एक्सपेंड हो और एक वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो। जो एक्सपेंड होते हैं वो प्रेशर इंक्रीज करने पर मेल्टिंग पॉइंट राइज कर लेते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो प्रेशर इंक्रीज करने पर मेल्टिंग पॉइंट कम कर लेते हैं। प्रेशर डिक्रीज का ऑप्शन यहाँ पर इसलिए नहीं है कि आप सॉलिड को प्रेशराइज नहीं कर सकते, यानी आप उसका प्रेशर मजीद कम नहीं कर पाएंगे। तो बेटा यहाँ तक आज की क्लास है, सिर्फ इसकी लास्ट 2 डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर को खत्म होने पर। लेकिन लास्ट 2 डेफिनेशन तक आपने एक काम करना है होमवर्क के तौर पर, ताकि मैं इसके बारे में बात भी कर लूं और आप जो है वो मुझे अपना काम दिखा भी सके। पेज 71 क्वेश्चन नंबर 12 न्यूमेरिकल है, उसे आप यकीनन सॉल्व करेंगे और फिर मुझे बताएंगे। सही, जरा देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे काम कर पाएंगे। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, वहां एक पैरामीटर नहीं है, लिखा है 4 कंटेनर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। अगर वहां इक्वल वॉल्यूम की बात हो रही है, इसका मतलब चारों का वॉल्यूम क्या है, इक्वल। इसका मतलब वॉल्यूम आप कुछ लें या ना लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1 भी लिख देंगे वॉल्यूम की जगह, तो आपके सारे पार्ट्स उस न्यूमेरिकल के सही सॉल्व होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बैठेंगे और हम इस चैप्टर को फाइनली अल्लाह हाफिज करके चैप्टर 1 पर आ जाए। सही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।